नमस्कार, मैं राज प्रियांशु। आप देख रहे हैं डीलाइट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीलाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। वैसे तो सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आपको फिर भी हम बता दें, सर का नाम प्रोफेसर सुमित कुमार अरोड़ा है। सर एडमिशन डायरेक्टर हैं डॉल्फिन पीजी कॉलेज चंडीगढ़ के। तो आज हम सर से कुछ बातचीत करेंगे और पैरामेडिकल कोर्स के बारे में वो सारी जानकारी आपके तक पहुँचाएँगे जो जानकारी आपके तक पैरामेडिकल कोर्स के बारे में नहीं पहुँच पाती है। साथ ही शिक्षा के उन सभी अनछुए पहलू पर भी सर का एक्सपीरियंस जानेंगे और बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, बिहार की उन सभी छात्राओं के लिए भी सर किस प्रकार से उन छात्र को हमारे चैनल के माध्यम से मोटिवेट करेंगे। तो इतने सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर थैंक यू। मैं तो सबसे पहले शैलेंद्र सर का डीलाइट टीम का बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया ताकि मैं बच्चों को ये बात बता सकूँ भी एक्चुअल में पैरामेडिकल कोर्सेज हैं क्या। पैरामेडिकल कोर्सेज इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि बच्चों को पता नहीं लगता किस लाइन में जाएं, कैसे करें। तो उसके लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं। उसके लिए डिफरेंट जैसे मैंने आपको बताया बीएससी एमएलटी है, बीएससी रेडियोलॉजी है, बीएससी कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी है, बीएससी एनेस्थीसिया है, बीएससी ऑपरेशन थिएटर है, बीएससी डायलिसिस है। तो डिफरेंट कोर्सेज हैं। बट एक्चुअल में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है अभी वाई वी यूज़ द पैरामेडिकल कोर्सेज। तो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए क्यों आना चाहिए मैं इसका बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा आज के टाइम में जो बच्चों का ना ज़्यादातर क्या होता है, जीएनएम है, नर्सिंग है, या बी फार्मा है, डी फार्मा है, बी टेक है, वो भी ठीक है। बट एज़ पर जो अभी टुडे जो सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली क्या, जैसे 2020 में कोविड आया। कोविड के दौरान आपको भी पता है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा हेल्थ सेक्टर जो सबसे ज़्यादा वीक है, क्योंकि सभी को पता भी शायद इंडिया सरवाइव नहीं कर पाएगा जब कोविड दुनिया का। आप चाइना कंपेयर कर लो या कहीं पे भी कंपेयर कर लो, तो हम कह रहे थे भी इंडिया के पास जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही वीक है। तो इसकी वजह से जो इंडिया वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। परंतु जो हमारी, सबसे पहले तो मैं क्लैपिंग करूंगा जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ थे जिनकी वजह से जो हमने ये जो टफ फाइट थी जो हम इसे जीत पाए। अब कोविड के दौरान आपने नोटिस किया होगा जहाँ पे भी जाते थे जीएनएम नर्सिंग वालों ने भी बहुत बढ़िया काम सभी ने, और इसी तरह से बी फार्मा, डी फार्मा जो अपने हिसाब से। बट एक्चुअल में जो पैरामेडिकल स्टाफ है क्या, जीएनएम नर्सिंग तो नर्सिंग काउंसिल जैसे हम बात करते हैं, पर पैरामेडिकल काउंसिल क्या है। पैरामेडिकल में क्या है, हमारे नंबर ऑफ़ कोर्सेज आ जाते हैं। जैसे हमारे पास बीएससी रेडियोलॉजी हो गया, बीएससी एनेस्थीसिया हो गया, बीएससी ऑपरेशन थिएटर हो गया, बीएससी डायलिसिस हो गया, बीएससी अपना कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी हो गया। नंबर ऑफ़ कोर्सेज हैं। और ऐसे अगर हम लाइफ साइंस कोर्स की बात करें, बीएससी ऑनर्स इन फॉरेंसिक साइंस भी है। और अगर हम बात करें जैसे वाई वी चूज़ दिस, बीएससी एमएलटी भी सुना होगा आपने, ये पैरामेडिकल कोर्सेज है। तो एक्चुअल में क्या है, जब आप कहीं पे भी जाते हैं, जाने के टाइम पे आपको क्या होता है, आपको पता है आप अगर लोकल अपनी सोसाइटी में भी चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम बंदों को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। हम अपने पेरेंट्स की भी बात करते हैं, किसी को शुगर है, बीपी है, हाई बीपी की दिक्कत रहती है। तो बेसिकली कहाँ से शुरुआत होती है, पैरामेडिकल की बात करते हैं। अगर हम जाते हैं कि हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, फर्स्ट डायग्नाइज दैट, जस्ट गो फॉर द रिपोर्ट, पैथोलॉजी रिपोर्ट। पैथोलॉजी इट्स अ पार्ट ऑफ पैरामेडिकल। हम बात करते हैं पैरामेडिकल में क्या आता है, बीएससी एमएलटी कोर्स है हमारे पास, बीएससी मेडिकल लैब साइंस भी बोला जाता है इसको। तो इसके अंदर क्या है, हम जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हैं जी पहले आप इसकी रिपोर्ट करवा के लेके आओ। आप देखो यूरिन सैंपल है, ब्लड सैंपल है, उसके बेसिस पे ही रिपोर्ट तैयार होती है, उसके बाद ही डायग्नोज होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में भी हम देखते हैं हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन सेटल हैं, बीएससी एमएलटी करने के बाद एमएससी माइक्रो किया उन्होंने, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री किया है, स्पेशलाइजेशन किया है, उसके बाद वो बाहर मूव हुए हैं। तो एक्चुअली क्या ना, बाहर में भी क्या होता है, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में भी क्या होता है, पहले वो देखते हैं भी क्या एमएलटी क्या, पहले हमारे यहाँ पे क्या ट्रेंड है, पहले थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई, चल भी मेडिसिन दे दो।
वो टोटली रॉन्ग है। पहले फर्स्ट डायग्नोज द जो हमारी एक्चुअली डायग्नोज करने के लिए फर्स्ट जो रिपोर्टिंग है ना, पैथोलॉजी रिपोर्ट क्या कह रही है, तो उसके बाद ही हम आगे डिसीजन डॉक्टर के पास लेते हैं। वो कहते हैं ये प्रॉब्लम है तो इसके रिलेटेड ये मेडिसिन देनी पड़ेगी, ठीक है नहीं। तो ऐसे हम बात करते हैं आगे बीएससी रेडियोलॉजी की। रेडियोलॉजी क्या है? इट्स अ रेडियो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। रेडियो वेव्स के रिलेटेड जो हम बात करते हैं, रेडियो वेव्स क्या हैं? अगर आप जाते हो किसी एक्सरे के लिए जाते हो, सीटी स्कैन के लिए जाते हो, एमआरआई के लिए जाते हो, अल्ट्रासाउंड के लिए, दैट इज़ रिलेटेड टू द रेडियोलॉजी स्टडी। उसमें क्या है? रेडिएशंस ही हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपकी जो पूरी एग्जामिनेशन होती है। अभी कैसे आपके कहीं हाथ फ्रैक्चर हुआ तो एक्सरे करो, किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है तो अल्ट्रासाउंड करो। ऐसे ही कोई अगर सिर पे चोट लगी है तो मेजर इंजरी है तो सीटी स्कैन एमआरआई कीजिए। तो दैट इज़ रिलेटेड टू स्टडी ऑफ रेडियोलॉजी, मतलब बीएससी रेडियो मेडिकल इमेजिंग। इससे 3 ईयर कोर्स 6 सेमेस्टर हैं, बहुत अच्छा है। हमारे पास भी बच्चे करके अभी जो आपके डीएलएड से भी माध्यम से भी बच्चे हैं, वैसे भी बच्चे जितने भी हैं बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है उनकी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे मोर देन 20 ऑलमोस्ट होंगे हॉस्पिटल एमएनसी जिनके साथ हमने टाई अप किया है रिगार्डिंग बच्चों की प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स होंगी। उसके बाद ही बच्चों का अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस दे विल गेट एन हायर पैकेज। ओके, तो नो इशू, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसे ही एमएलटी करके जैसे बात कर रहा था, खुद अपनी बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है, इंडिपेंडेंट होकर अपने आप ही अपना लैब खोल सकता है कल। उसके बाद एमएससी माइक्रो करके आगे भी पहुंच सकता है, मतलब हॉस्पिटल सेक्टर में भी जॉब एज वेल एज खुद का भी अपना वेबसाइट भी खोल सकता है। अच्छा सर, जो आपने एमएलटी का बताया तो सर इसकी ड्यूरेशन कितनी ईयर की होती है? 3 साल की है, 6 सेमेस्टर है, टोटली सेमेस्टर सिस्टम है। और जो डिग्री है वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा। जो डिग्री मिलती है कॉलेज से, वो कॉलेज का नाम तो है पढ़ाने के लिए, जॉब के लिए फैकल्टी पीएचडी हमने प्रोवाइड करनी है, रिसर्च स्कॉलर्स हमने तैयार करवाते हैं बच्चों को। ऐसे हमारे पास काफ़ी बच्चे नेट क्वालिफाइड भी हैं जो बढ़ाते हैं बच्चों को। जो डिग्री मिलनी है जो वो मिलनी है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है बठिंडा में पंजाब में, उससे एफिलेटेड। ये डॉल्फिन पीजी कॉलेज है चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ में ही है, ठीक है ना। और इसके अलावा और कोर्सेज़ की हम डिस्कशन कर रहे थे, जैसे पैरामेडिकल में एनेस्थीसिया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, वो था 3 ईयर कोर्सेज। और इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, कभी भी कोई सर्जरी होती है, ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर्स एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपना सर्जरी का काम करना है। बट पेशेंट को पहले केयर कैसे होगी, पेशेंट को कैसे रेडी कैसे करना है फॉर द ऑपरेशन थिएटर के लिए, ओटी टेक्नीशियंस होते हैं जो पूरी अरेंजमेंट रखते हैं। एंथीसिया डिपार्टमेंट होता है जो बीएससी एंथीसिया करके एंथीसिया डिपार्टमेंट होता है जो बेहोश करता है बिफोर द ऑपरेशन होती है सर्जरी से पहले, उसके बाद वो एंथीसिया डिपार्टमेंट, उसमें भी बहुत स्कोप है बच्चों का। इवन कि अभी हमारे पास से बच्चे जो गए हैं ना, तो बीएससी एंथीसिया अगर किया होता कुछ बच्चों ने, अभी फॉरेन यूएई में उनको पैकेज मिला 1.2 का पर मंथ का पैकेज है बीएससी, हाँ पर मंथ का, इट्स नियरली अबाउट 14 लाख जी जो पैकेज है। मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैरामेडिकल में, बच्चा अपना करियर बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अपने पास बीएससी ऑप्टोमेट्री है, जैसे आपने अभी स्पेक्स लगाई हैं, ऑप्टिशियन बन सकता है बच्चा, कल खुद अपनी लैब खोल सकता है। लेंस गार्ड वाले हायर करते हैं उनको स्पेसिफिकली, और भी नंबर ऑफ़ कंपनीज है, नाम नहीं लेंगे तो बहुत हैं। मतलब आज के टाइम में हर 3rd पर्सन को आई रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो डायग्नोज कैसे होगी? अगर कैटरेक्ट है, अब कहते हैं अभी प्रॉब्लम है, बट लेंस तो आपको लगाने पड़ेंगे पहले तो नॉर्मली कहते हैं, अगर मान लो कोई दिक्कत आई साइड वीक है तो लेंस होंगे। अगर सर्जरी करवानी है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, एमबीबीएस एमडी के पास। अगर नॉर्मली जो बेसिक है वो बीएससी ऑप्टिशियन ही होते हैं जो ऑप्टोमेट्री करके बच्चे अपना लैब खोल सकते हैं और लेंस वगैरह प्रिपेयर करके बहुत ही कम कॉस्ट में अच्छा अपना मुनाफा लेके बच्चा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। उसके बाद नेक्स्ट आ गया अपना बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी भी बोल देते हैं इसको, कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। नंबर ऑफ हैं वोकैबलरी अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स जो हैं कोर्सेज, तो उसके अकॉर्डिंगली चलता है। पैरामेडिकल काउंसिल भी इसमें होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी जिसमें हार्ट रिलेटेड सर्जरीज होती हैं, ईसीजी होती हैं, सर्जरी जो डॉक्टर्स करते हैं, बट जो पेशेंट की केयर करनी है वो परफेक्शन में अकॉर्डिंग टू वो
कार्डियोलॉजी के टेक्नीशियन ही होते हैं जो बच्चे इस फील्ड में आके अपना एज ए डॉक्टर के साथ असिस्टेंट काम करते हैं। तो बहुत अच्छी मतलब वो है, क्योंकि आपको पता है ईसीजी करना हम सब प्रैक्टिकली कॉलेज कैंपस में ही बच्चों को प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, पर जो लाइव प्रैक्टिकल जैसे प्रैक्टिकल होता है कुछ, वो तो हॉस्पिटल के साथ टाइप कर रखा है, वहीं पे हमने बच्चों की ट्रेनिंग करवानी है, वहीं पे उनकी प्लेसमेंट होगी अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। सर ये तो आपने बताया कि पैरामेडिकल में ऐसे कौन कौन से कोर्स होती हैं जिन्हें की तरफ स्टूडेंट्स जा सकते हैं और अपने कैरियर सेट कर सकते हैं। सर जैसे पैरामेडिकल में जो भी कोर्स होती हैं सर, उनकी कम से कम ड्यूरेशन कितने ईयर की होती है, जो भी कोई भी अगर रैंडम कोर्स की बात करें? तो एक्चुअल में क्या ना, अगर हम बात करें डिप्लोमास भी होते हैं, डिप्लोमा इतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में आप कोई भी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, यूजी पीजी कोर्सेज मस्ट बी देयर। कोई भी आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी करते हो, आपके एरिया में जैसे अभी को हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं ना, तो मैं बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल में आप एंटर होगे, एंटर होते ही आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। पहले क्या करते हैं आप, देखो ये जितने कोर्स हैं सारे उसके अंदर आते हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे गवर्नमेंट है, तो वैकेंसीज तो होंगी, बच्चे करेंगे, तो उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर तो होगी मिनिमम। नहीं, अधिकांशतः बच्चे होते हैं कि 10th के बाद डिप्लोमा प्रोग्राम को करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिप्लोमा प्रोग्राम को ना करके आप सर बोलना चाहते हैं कि बैचलर डिग्री की ओर बैचलर ही जाना चाहिए। अगर आप फॉरेन या कहीं पे भी सेटल होना चाहते हैं, लोकल भी है, लोकल आप देखो हमारा एक्चुअली क्या होता है, आपने स्टडी किस लिए करने हैं, ताकि हम अपने पाँव पे खड़े हो सकें। बिल्कुल, पेरेंट्स जो इतना खर्चा कर रहे हैं हम पे, क्यों कर रहे हैं, ताकि वो बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो सकते। पेट काट के मजदूरी करता है, तो क्यों करता है, ताकि मेरा बच्चा या बच्ची मेरी आगे बढ़ सके। लड़कियां या लड़के दोनों ही एक समान हैं, दोनों ही आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, मैं ये नहीं कहता डिप्लोमा अच्छा नहीं है, अच्छा है, बट हमने उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है। अगर आपने कुछ मान लो पहले ग्रेजुएशन कर लिया, कुछ कर लिया, तब सोचते हैं साइड एक डिप्लोमा कर लें। एक्चुअल में तो ग्रेजुएशन ही है, 10+2 बच्चे को स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद ही अपने ग्रेजुएशन में मूव करना चाहिए। क्योंकि जब तक बच्चा मैच्योर भी हो जाता है, 21+ हो जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको सैलरी पैकेज, उसको नॉलेज भी हो जाती है इंडस्ट्री की, तो उस तरह से होता है। 10th के बाद 14 साल का बच्चा अगर 2-3 साल उधर लगा देगा, तो वो आई थिंक सो इतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा इस तरह से। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स 10th के बाद डिप्लोमा प्रोग्राम की ओर जाते हैं, तो उन्हें बैचलर डिग्री की ओर जाना चाहिए। अच्छा सर, जो भी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स होते हैं जो पैरामेडिकल का सर कोर्स करते हैं सर, उनके नौकरी की संभावना, जैसे आपने बताया कि कोविड के बाद कहीं ना कहीं इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है बच्चों का, सर जो नौकरी की संभावना है वो सर भारत में है या फिर भारत के बाहर भी वो जॉब पा सकते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे अभी ना हमारे पास प्रदीप कुमार लड़का है, तो BSc एनेस्थीसिया कर रखा है, तो अभी वो उसका भी आ गया है ऑलमोस्ट फरवरी में आई थिंक सो उसकी फ़्लाइट है, तो उसका रेडी टू मूव। एक्चुअली क्या है ना, मैं वही बात कर रहा था ना, हमारे यहाँ पे हेल्थ की इतनी वैल्यू है, पर इतनी नहीं है जितने की फॉरेन वालों को। क्यों, रीज़न क्या है, उनके पास पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली वैसे भी जितने भी हैं वो कहते हैं पैसा अलग है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, पैसा क्या करोगे, अगर आपके पास हेल्थ होगी तभी आप कर पाओगे, ठीक है नहीं। तो हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी है, सही है कि नहीं। हम भी यही करते हैं भी, अगर हेल्थ हमारी अच्छी है तभी हम आगे कर पाएंगे कुछ। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्सेज हैं, बच्चे को इसमें आना चाहिए, अपना फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखिए, आप सर्च करें, देखें, इतना बहुत बढ़िया बाहर स्कोप है। मैंने बोला अभी 1.2 का उसको पर मंथ का पैकेज लगा है। सर ये तो थी विदेश की बात। अगर कोई सर स्टूडेंट्स अगर खुद का व्यवसाय ना खोल के भारत में जॉब करता है, तो सर उसके अगर मिनिमम एवरेज अगर सैलरी की बात करें सर, तो इसमें कितनी मिलती है स्टूडेंट्स को पैरामेडिकल में जो भी कोर्स? पैरामेडिकल देखो, सैलरी तो बच्चे की अगर हम बात करें, उसके ना जो एक्सपीरियंस या उसका जो सीखने का है ना नॉलेज है, उसके बेसिस पे ही होती है। वैसे जो हमने हमारे पास जो अभी मिनिमम लेके चल रहे हैं हम, स्टार्टिंग सैलरी 30,000 नॉर्मली 25 से 30,000 बैचलर कोर्सेज में स्टार्टिंग है। जैसे जैसे बच्चे को एक्सपीरियंस है, एक बच्चा हमारे पास जैसे BSc डायलिसिस है, उसने डिप्लोमा किया हुआ था, तो शी सेइंग दैट सॉरी आई वांट टू प्रमोट इन माय हॉस्पिटल इंडस्ट्री, तो मैंने को क्या करना है, मैंने आगे कैसे कर सकती हूँ। तो उसने कहा भी बैचलर करना चाहते हो, भी मैं बैचलर के बाद ही मेरे को जो प्रमोशन मिलेगी और मेरी सैलरी में हाइक होगी। तो
शी कैन जॉइन दिस कोर्स BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी। अभी वो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 प्लस के अप्रॉक्सीमेटली है। तो उसकी जैसे उसको हो जाएगी स्टडी, वो कह रही थी उसके अकॉर्डिंगली वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी जो भी स्टूडेंट्स सर पैरामेडिकल का कोर्स करते हैं उनकी लगभग सैलरी 25 से 30 हज़ार तक के बीच होती है स्टार्टिंग, और 50 जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे। क्योंकि हम कह देते हैं इतना बड़ा पैकेजेस है, इतना 1.5 करोड़ हुआ, 2 करोड़, कहने की बात अलग होती है, पर एक्चुअल में बात क्या है, कहाँ आप सर अगर हम कहें ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है उसको देख के चलें, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंगली आपके जैसे जैसे आप फुलफिल करते जाओगे कंडीशंस, आप मास्टर्स कर लो या उसके बाद अपनी टीचिंग लाइन भी ज्वाइन कर लो, वो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है जी, अगर मानते हैं। और बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है अगर हम बात करें, ठीक है नहीं। अगर हम बात करें, जब भी आप जाते हो देखते होंगे, मान लो आप एक्सरे करवाने के लिए जाते हो कहीं, एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं वहाँ पे, कितना रिस्पेक्टेबल काम है। बच्चे उन्होंने देखना है, अपना करना है, उसके बाद आपको फ्री कर देंगे वो। एक टाइमिंग है, बाउंड है, सब कुछ बहुत बढ़िया सिस्टम है। इस तरह ही अपना आप भी पता भी, जब तक आपका लैब टेस्ट नहीं होगा, MRT नहीं होगा, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ कोर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी हम रिसेंटली सोच रहे हैं, अभी अगर कोई और नए कोर्सेज के लिए हम नए जैसे जैसे उसके अकॉर्डिंगली बच्चों की है। सर वैसे तो आपके पास बहुत अच्छा अनुभव होगा कि पैरामेडिकल कोर्स को कैसे एक्सप्लेन करें। और सर आप जैसे हमारे बिहार यूपी से सर जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, तो सर उनमें बॉयज़ और गर्ल्स का क्या रेशियो होगा सर पैरामेडिकल कोर्स जो स्टूडेंट्स करते हैं? मतलब बॉयज़ ज़्यादा जाते हैं या फिर गर्ल्स से किसकी ज़्यादा रुचि होती है सर इस कोर्स को करने? हमारे पास दोनों ही हॉस्टल हैं, बॉयज़ हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है। गर्ल्स हॉस्टल विद इन कैंपस है, सेफ्टी सिक्योरिटी है। बॉयज़ हॉस्टल भी साथ में ही है, एडजस्टमेंट बिल्डिंग है, ज़्यादा दूर नहीं है, साथ में ही है बिल्कुल। तो दोनों में हमारे पास 150 ऑलमोस्ट दोनों में ही फुल है वैकेंसी। हमारे पास एक भी सीट अभी वेकेंट नहीं है, दोनों ही 50-50 है। ऐसी कोई बात नहीं है कि लड़के ज़्यादा हैं या लड़के ज़्यादा, दोनों में ही फुल कंपटीशन है। बल्कि हमारे पास जो अभी आने वाले टाइम में भी जो भी हमारे पास ज़्यादा था, लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे यहाँ पे बिहार में बच्चे मैंने देखे जो मेरे पास पहुँचे हैं, स्पार्क बहुत, उन्हें सीखने की ललच बहुत है। जो बच्चा सीखने के लिए आगे बढ़ेगा तो नेचुरली कहीं ना कहीं तो आगे जाएगा। यानी सर छात्र एवं छात्रा यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों काफ़ी रुचि रखते हैं पैरामेडिकल कोर्स को करने में। बिल्कुल। और उनमें एक्चुअली कुछ बच्चे मेरे पास नर्सिंग के लिए भी आए थे, तो उन्होंने खुद सोचा सर देखो नर्सिंग के लिए जैसे 6 आवर्स में उसमें जॉब होती है। मैं कहा बेटा आप देखो नर्सिंग का बहुत पुराना ट्रेंड चलता आ रहा है, अभी थोड़ा सा सैलरी बेसिस भी और टाइमिंग की दिक्कत भी बहुत आती है। इसकी टाइमिंग बहुत सूटेबल है, आपको पता होगा एक टाइमिंग लिमिट होती है। एक्सरे टेक्नीशियन का इतने से इतने खुला होगा, अल्ट्रासाउंड इतने से इतने हैं, MRI इतने हैं, CT स्कैन इतने हैं, ठीक है नहीं। टेस्टिंग आप करवा लोगे, सैम्पलिंग लेने वाला सैंपल ले लेगा, ब्लड टेस्ट कब होगा, रिपोर्ट उसके बाद आएगी आप जी, ठीक है ना, 24 आवर्स के या 48 आवर्स के बाद। तो बड़ा ही टाइमिंग के अकॉर्डिंगली भी गर्ल्स के लिए सेफ है, बहुत बढ़िया कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, हमारे चैनल से अगर कोई छात्र, कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है, कोई स्टूडेंट्स इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, सर ऐसा होता है कि बिहार में बहुत ऐसा होता है कि बच्चियों को पढ़ने की आज़ादी तो नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं वो 10th-12th के बाद आगे नहीं पढ़ पाती हैं। तो सर उनको क्या मोटिवेट कर दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि वो भी हायर एजुकेशन कोर्स डेलाइट के माध्यम से जुड़कर अपने सपने को सर पूरा कर सकें। तो सर गर्ल्स को एक मोटिवेशन। पहले तो मैं गर्ल्स मेरे पास इतनी बच्चियाँ आती हैं फ्रॉम द लास्ट, आई हैव मोर देन 12 ईयर एक्सपीरियंस हो गया मेरे को। मैं तो फर्स्ट पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा, पेरेंट्स ही हैं जो अपनी बच्चियों के लिए आगे मोटिवेशन बनते हैं, पेरेंट्स ही हैं। देखो आज के पहले हम दहेज कुप्रथा बहुत ही चल रही थी, बहुत ज़्यादा। अभी मेरे को कई बार सुनने में आता है, बड़ा अचंभा होता है भी कैसे होगा ये, कैसे मतलब आश्चर्यजनक है। अभी भी हम कौन सी सदी में हैं, किसवीं सदी में हैं, तो अभी भी वहाँ पे सोच है तक उसी सोच हमें नहीं रखनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। अगर बच्चियों को आगे करेंगे, देखो आज के टाइम में उनके पास जो उनकी डिग्री है वही दाज है, वही उनकी दहेज है, क्योंकि वही अपने पाँव पे खड़ी होंगी, कल कंधा के साथ आगे चलेंगी। उनके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो भी होंगे जॉब, दोनों आज के टाइम में जो इकोनॉमिकली बात करें, दोनों ही कंधा चला के हाथ
एक दूसरे से कंधा मिला के ही आगे बढ़ेंगे, तभी लाइफ चल पाएगी। बिल्कुल। कि नहीं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है, हमें पता है हमारा बच्चा हम पे है। अगर कई बार सोचते हैं भी वहाँ पे ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस है, पूरा निगरानी में है, कोई दिक्कत नहीं आती बिल्कुल भी। सिक्योरिटी गेट्स बिल्कुल टाइट रहते हैं, एक टाइमिंग होती है, वैसे बच्चा बाहर रोमिंग भी नहीं कर सकता बच्चा। और वैसे भी हमारे पास साइंस बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चों को तो पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती, ठीक है नहीं? मतलब बहुत बढ़िया है। मैं तो यही बोलूँगा, जो भी गर्ल्स हैं उनके पेरेंट्स को चाहिए अपने लड़कियों को मोटिवेट करें, अगर उनका मन है। डेलाइट ने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है बच्चों को पढ़ाने का, जीरो ट्यूशन फीस पे, बहुत ही बढ़िया। शैलेंद्र सर हैं, मेरे पुराने मित्र हैं बहुत, उन्होंने बहुत बढ़िया मेरे से बात की, सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो है ही है मोदी जी का नारा, बट हमने भी कुछ करना है इस फील्ड में। शैलेंद्र जी ने बहुत सपोर्ट किया है बच्चों को, बहुत बढ़िया। सर हमारे वीडियो के कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि फॉरेंसिक साइंस के बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में वो ललक, वो चाहत तो होती है इस कोर्स को करने की, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो सर हम चाहेंगे कि सर आप अपना अनुभव साझा कीजिए, और हमारे चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सर, उनको फॉरेंसिक साइंस के बारे में सर बेसिक से वो सारी सर जानकारी दीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैं आपको एक बात बता दूं, जो फॉरेंसिक साइंस है ना, बच्चों को एक्चुअली कहते हैं हमें गाइडेंस की कमी है। हम भी पढ़े हैं, हमें भी कई बार होता था उस टाइम पे ना, मतलब इतना अवेयरनेस नहीं होती थी। अवेयरनेस तभी होगी जब आप बच्चे को नॉलेज दे पाएंगे इस बात के है कि एक्चुअल में फॉरेंसिक साइंस क्या है। एक 3 साल का कोर्स है, 6 मंथ, एक्चुअली 6 मंथ का सेमेस्टर है, टोटल 6 सेमेस्टर हैं टोटल। तो इसमें क्या है ना, फॉरेंसिक साइंस में नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। जैसे आपने ना हम बच्चों को यही पूछते हैं नो कॉमनली, बेटा आपने CID देखा है, CBI देखा? कहता है जी हाँ बिल्कुल देखा। उसमें देखा होगा आपने, ये कहते हैं फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, सभी बच्चे कहते हैं हाँ जी बिल्कुल देखा हमने। तो बेटा बस वैसे ही कंसेप्ट अपने माइंड में सेट करें। देखो पुलिस ने अपना काम करना है, पुलिस ने काम तब तक अधूरा है, जुडिशली तब तक अधूरी है जब तक कि एविडेंस नहीं है। बिल्कुल। इसमें क्या है, नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। आप देखो साइबर, जैसे साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी लेके चलती है। फॉरेंसिक साइंस टीम क्या है, अगर मान लो एग्जांपल लेके चलो, एक मर्डर हो गया, मर्डर होने के बाद क्या है, नंबर ऑफ एविडेंस वहाँ पे होंगे, कैसे वो करेगी टीम? तो फॉरेंसिक टीम आती है, जैसे कहीं किसी के नेल पड़े हैं, हेयर पड़े हैं, कोई ब्लड का सैंपल है, उसका RNA DNA सारा चेक करना है भी कौन किसका मर्डर कैसे हुआ, किसके फिंगरप्रिंट हैं, फुटप्रिंट हैं। इट्स लाइक मतलब जो टेक्निकल कोर्स है इस तरह का है जिससे पता लगे कि भाई क्या एक्चुअल होना क्या जा रहा है। तो इसमें कहते हैं जॉब तो निकलती नहीं है। मैं बता दूं, अभी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी नोटिफिकेशन पहले भी न्यूज़पेपर में आए थे। पहले तो हमारे पास इतने क्राइम बढ़ गए हैं, क्राइम बढ़ने की वजह से फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आती है वही इतना डिले हो जाता है, 6 मंथ, कई बार 1 ईयर लंबित हो जाते हैं केस। रीज़न क्या है, पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही केस पुटअप होगा आगे। तो जो अपने, अगर मैं बात करूं, चाहे जुडिशली है चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तभी काम कर पाएगी जब तक फॉरेंसिक के जो रिपोर्ट्स नहीं आती। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम होगी, एट एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉरेंसिक लैब खुलने जा रही है जो आने वाले टाइम में है, जिसमें वो गवर्नमेंट जॉब फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपॉइंट करेंगे। अभी क्या है, एटलीस्ट बड़ी मुश्किल से, जैसे आपके बिहार में बड़ी मुश्किल से मुझे जो लग रहा है 10-12 होगी, आई थिंक सो, क्योंकि हम अगर पंजाब में बात करें तो 2 या 3 जो मेन है। अभी चल रहा आगे प्रोसेस, क्योंकि देखो अगर इतना क्राइम तो बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पर उसको कवर करने के लिए अगर फॉरेंसिक टीम होगी, फॉरेंसिक टीम अगर उसको बताएगी भी कैसे इसमें होता है, तो उसी अकॉर्डिंगली आगे पुलिस को भी मदद होगी, जुडिशरी भी अपना काम करेगा। इवन के जैसे आपने देखा होगा जाली साइन हो गए, जैसे ना जाली साइन हो गए, चेक निकाल लिए हैं पैसे, तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है। फॉरेंसिक साइंस डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। वो भी कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आप जो सिग्नेचर है वो मिसमैच कैसे हो गए, तो वो भी इसी का पार्ट है, फॉरेंसिक स्टडी के अंदर ही आता है। वो भी जितने भी एडवोकेट्स, लॉयर्स हैं,
आफ्टर कंप्लीट देयर BA LLB और थिंक जो भी करते हैं, उसके बाद भी उनको कई बार फोरेंसिक एक्सपर्ट को साथ में लेना पड़ता है, जब खुद भी वो एक 1 ईयर का डिप्लोमा करते हैं, ठीक है ना। बट डिप्लोमा वो इतना चाहिए का आप खुद होगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज है, 3 साल की स्टडी में होगा पूरा एक्सपर्ट। हमारे पास लैब है फोरेंसिक, हम विजिट भी करवाते हैं मोहाली में बच्चों को, और जितने भी शिमला में भी है इनका फोरेंसिक, तो वहाँ पे भी विजिट करवाते हैं लाइव क्या होता क्या एक्चुअल में। तो इनकी ट्रेनिंग प्लेसमेंट के लिए लॉयर्स भी आते हैं, तो उनको बताते हैं। जुडिशरी में जाते हैं, जैसे कोई कोर्ट केस चला तो वहाँ पर भी शो करते हैं कैसे लाइव क्या है, क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। खुद डिटेक्टिव एजेंसीज भी हायर करती हैं, खुद अपनी लैब भी खोल सकते हैं कल फोरेंसिक की, तो बड़ी दिक्कत नहीं है, मतलब कर सकता है बच्चा। यानी सर फॉरेंसिक साइंस कुछ जैसे आपने बताया सर कि इसमें अपॉर्चुनिटी तो बहुत हैं, क्योंकि आजकल जैसे भारत में साइबर क्राइम हो गया या फिर जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं सर वो टीम नहीं बन पा रही है भारत में। वो बच्चे इंटरेस्ट तो रखते हैं लेकिन इस कोर्स के लिए जागरूक नहीं हो पा रहे हैं करने के लिए, तो उनको करके इसमें वो अच्छा खासा जॉब करके सर कर सकते हैं। सर इसमें भी जैसा आपने बताया कि जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, लैब वगैरह इसके लिए चाहिए होती है, सर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है सर कॉलेज में डॉल्फिन पीजी में? प्रैक्टिकल के लिए अगर मान लो किसका एक्सीडेंट होता है, वो तो प्रैक्टिकली तो हॉस्पिटल में ही जाएगा बच्चा, जो भी किसी का अगर होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हॉस्पिटल में ही होगा मेन। उसके लिए हम ट्रेनिंग के लिए बच्चों को वहाँ भेजते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो लाइव देखते हैं भी कैसे कैसे किसी का नी इंजरी है या कुछ भी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे भी डायग्नोस। पर इन हाउस भी है जो बच्चों को ट्रेनिंग के लिए हमने एक्सरे मशीन लगा रखी है। ऐसे ECG मशीन हमारे पास है, ECG भी बच्चे कार्डियक वाले करते हैं। ऑप्टोमेट्री के लिए आई साइड चेकअप कैंप लगाते हैं हम रेगुलर बेसिस पे। लोकल जैसे रूरल एरिया भी साथ में है, वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट चाहे शुगर चेकअप कैंप हो, तो टीम बच्चों के खुद कोऑर्डिनेटर जो कन्वीनर्स होते हैं वो खुद अपने आप अरेंज करते हैं। ऐसे ऑप्टोमेट्री के लिए आई साइड चेकअप कैंप लगाते हैं, वो मार्क करते हैं विजुअल लेंस इस तरह से इतने आप लगवाइए, तो बहुत ही बढ़िया, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल एज वेल थ्योरेटिकल दोनों पोर्शन होने चाहिए, विदाउट प्रैक्टिकल कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। जी सर। तो हमारा जो मेन एम्फेसिस रहता है कि हम प्रैक्टिकली करवाएं बच्चों को, ताकि वो आगे अपने पाँव पे खड़ा हो सके, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली नॉलेज होगी तभी है स्किल इंडिया। सर तो प्रैक्टिकल के लिए सर लैब में तो होती होंगी प्रैक्टिकल, इसके अलावा सर हॉस्पिटल में भी बच्चों को ले जाई जाती हैं ताकि और अच्छे से वो जैसे मैंने आपको बताया, हमने बताया आपको ना, जैसे अभी हमारे बच्चों ने ट्रेनिंग की है अपोलो हॉस्पिटल लुधियाना में भी बच्चे गए थे कार्डियक वाले, इंडस हॉस्पिटल्स के मोर देन 7 हॉस्पिटल्स हैं मोहाली में ही, बिल्कुल साथ में ही सटा हुआ एरिया, 10-12 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट्स हैं, कुछ जैसे माता कुशल्या है पटाला में, वहाँ पे भी हम बच्चों के हमने टाई अप कर रखा है, बच्चों ने ट्रेनिंग के लिए आना है। तो और भी हॉस्पिटल्स हैं पटाला, मतलब जितने भी हैं। देखो अगर बच्चा कहे लगते ही हमें सब कुछ पैसा कमा ले, वो गलत बात है। अगर आप एज ए ट्रेनिंग बात करें, अगर ट्रेनिंग में आप सीखोगे, ट्रेनिंग तो होती है, आर्मी में भी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के दौरान ही आप अपने एक्सपोजर ले सकते हैं कैसे आगे जाना है। अच्छा सर, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं सर, उनमें कहीं ना कहीं कोई फॉरेंसिक साइंस कोर्स को करने के पहले उनके मन में ये सवाल रहता है कि यह कोर्स करने के बाद सर उनकी सैलरी क्या होगी, वो कहाँ कहाँ जॉब को कर पाएंगे, और इसके अलावा जो भी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो सर एवरेज कितनी रहेगी। तो सर ये बताइए कि इसमें स्टार्टिंग सैलरी कितनी? इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है, अब मैंने जैसे पहले भी कहा, नॉलेज के विदाउट कुछ नहीं हो सकता, नॉलेज भी होगा, आपका एक्सपीरियंस भी होगा, फिर भी नहीं करते। जो स्टार्टिंग सैलरी का पैकेज है 3.5 लाख का स्टार्टिंग होता है इनका, साल का सैलरी स्टार्टिंग होती है। अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी इनको मिलती है बच्चों। और जैसे जैसे उसमें बच्चे एक्सपर्ट हो जाएंगे एक्सपीरियंस जैसे बढ़ता जाएगा वैसे सैलरी भी उनके अच्छी खासी। मैंने बोला भी खुद आपके पास 2 केस ही आ गया, आप देखो जुडिशरी में अगर 2 केस आ गया, आपके पास मंथली 2 केस भी आ गया, अपना ऑफिस खोल रखा है, तो कितना हो सकता है आपको अपने? दोनों ही है। हमारे पास जो कोर्सेज है ना, प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब क्या है, खुद प्रोफेशनल करो। जैसे आप देखोगे टेलर मास्टर, टेलरिंग का अगर कोर्स कर लिया 6 मंथ का, वो खुद अपने लिए प्रोफेशनल हो गया। ऐसे कोई भी है, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स को चूज़ करते हो तो खुद अपने पाँव से भी खड़े हो सकते हो और
जॉब भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। यानी सर पैरामेडिकल कोर्स को सर इस तरीके से देख सकते हैं कि यदि आप चाहें तो जॉब तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा खुद का व्यवसाय भी आप बड़े पैमाने पर भी खोल सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमारे व्यूवर्स को पैरामेडिकल के उन तमाम कोर्सों के बारे में सर सटीक जानकारी देने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी वेलकम सर। ये थे हमारे बीच डॉल्फिन पीजी कॉलेज के एडमिशन डायरेक्टर्स प्रोफेसर सुमित कुमार अरोड़ा सर, जिन्होंने पैरामेडिकल के उन तमाम कोर्सों के बारे में आपको जानकारी दी जिसकी आप तलाश कर रहे थे। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि पैरामेडिकल कोर्स की तरफ हर स्टूडेंट्स को जाना चाहिए जो आगे अगर खुद का बिजनेस भी खोलना चाहते हैं या फिर कहीं जॉब करना चाहते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि पैरामेडिकल कोर्स करके आप सिर्फ भारत में जॉब कर सकते हैं, भारत के बाहर भी फॉरेन कंट्री में भी एक पैरामेडिकल कोर्स जो स्टूडेंट्स करते हैं उनकी मांग काफ़ी ज़्यादा रहती है। साथ ही इन्होंने सैलरी से लेके कोर्स की ड्यूरेशन कितनी सेमेस्टर होती है ये सारी बात बताई। साथ ही इनमें प्रैक्टिकल किस प्रकार से स्टूडेंट्स को कराई जाती है, प्रैक्टिकल लैब की व्यवस्था, प्रैक्टिकल लैब तो होती हैं, उसके बाद हॉस्पिटल में भी बच्चों को जाकर प्रैक्टिकल की जानकारी दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद।